नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है चैनल पर। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहले एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं डॉक्टर बच्चन जी। डॉक्टर बच्चन जी ने जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है, उसमें से जो भी कथन हमारे क्वेश्चन बन करके आते हैं उनको हमें यहाँ पर पढ़ना है। पहले हम भक्ति काल तक पढ़ चुके हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो है रीति काल और भारतेंदु काल से संबंधित उनके जो भी कथन हैं, प्रश्न बन सकते हैं, उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। क्लास आपको पूरी देखनी है, पूरी देखें तभी आपको कुछ फ़ायदा होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना और पसंद नहीं आए तो बता भी देना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और शेयर कर देना। चलते हैं हम अपने फर्स्ट कथन की तरफ। केशव ने अपने युग में, जब हिंदी में काव्य शास्त्र लगभग शून्य था, हिंदी को एक समग्र काव्य शास्त्र दिया। ये केशव के बारे में कहा है। केशव ने अपने युग में, जब हिंदी में काव्य शास्त्र लगभग शून्य था, उस समय हिंदी को एक समग्र काव्य शास्त्र देने का काम किसने किया है? केशव ने दिया है, ऐसा बच्चन जी का कहना है। वे संस्कृत के पंडित थे, क्लासिक पंडित, ठीक है। पूछा जा सकता है केशव को संस्कृत के पंडित किसने कहा है, तो ये बच्चन सिंह ने कहा है। कबीर, जायसी, सूर और तुलसी, इन चारों को हिंदी के महान कवि बताया गया है बच्चन जी ने, ठीक है। बच्चन जी के द्वारा कबीर, जायसी, सूर और तुलसी, ध्यान रखना है, ये हिंदी के महान कवि बताए हैं। और इनमें से आप जानते हैं जो शुक्ल जी हैं वो कबीर को मतलब एक तरीके से उनका ज़्यादा पक्ष नहीं लेते थे, उनके विरोध में ही कहीं ना कहीं उन्होंने बातें की हैं। कुछ चीज़ें उन्हें नहीं होंगी पसंद, है ना, अपना अपना दृष्टिकोण होता है सबका। तो इसलिए उन्होंने एक त्रिवेणी नाम का ग्रंथ भी लिखा था, लेकिन उसमें उन्होंने सूर, जायसी और तुलसी को लिया था, लेकिन कबीर को नहीं लिया था। रीतिकालीन कवि सचेत रूप से कविता लिख रहे थे जो उनके जीविकोपार्जन से जुड़ी हुई थी, ठीक है। रीतिकालीन कवि सचेत रूप से कविता लिख रहे थे जो उनके जीविकोपार्जन से जुड़ी हुई थी, ये बच्चन जी का कहना है। मैं बार बार आपको इसलिए याद दिला रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये कथन बच्चन जी का है, ठीक है। भक्ति काल के भक्त कवियों को सीकरी से कोई काम नहीं था। आप जानते हैं जो कुंभन दास जी थे, उन्होंने एक बार अकबर ने जब अपने दरबार में बुलाया था तो उन्होंने कह दिया था कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, है ना, कि संतन को सीकरी से क्या लेना देना है। तो सीकरी मतलब कि दरबार था अकबर का, है ना, फतेहपुर सीकरी में, तो उससे कोई काम नहीं था। पर रीतिकालीन कवियों का सीकरी के बिना सरे ना एकऊ काम, ठीक है, उनका एक भी काम सीकरी के बिना पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था रीतिकालीन कवियों का। क्योंकि जो रीतिकालीन कवि थे वो सारे के सारे ही किसी ना किसी राजा के दरबारी कवि थे और उन्हीं के बारे में वो प्रशंसा लिख लिख करके ही अपना जो है फेमस थे एक तरीके से, है ना। तो इसलिए उनका तो बिना सीकरी के काम चल ही नहीं रहा था। सभी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। बहुत बड़े बड़े जो कथन है ना वो बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो आजकल के ट्रेंड को देखते हुए यहाँ पर हम इनको छोड़ना मुझे सही नहीं लगा, तो इसलिए ध्यान से पढ़ें सभी, इनको स्किप ना करें। कवि लोग कविता के सौदागर थे, ठीक है। जो कवि थे वो कविता के सौदागर थे। सौदागरी पूंजीवाद के युग का प्रादुर्भाव हो चुका था। देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है, ये ध्यान रखना। देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। इस सौदागर कवि ने भोगीलाल जैसे रईस से लाखन खर्ची रची आखर खरीदे हैं। लाखन खर्ची रची आखर खरीदे हैं। पद्माकर डंके की चोट पर कहते हैं, आखर लगाए लेत लाखन की सामा हो, ठीक है। आखर लगाए लेत लाखन की सामा हो, ये कथन है, थोड़ा याद रख लेना। एक बार आपकी नज़रों के नीचे से निकल जाएंगे तो आपको याद रह जाएंगे पेपर में। भक्ति काल के कवियों ने देश भाषा का प्रयोग भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए किया था, कविता करना उनका लक्ष्य नहीं था, ठीक है। भक्ति काल के कवियों ने देश भाषा का जो प्रयोग है वो भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए किया, कविता करना उनका लक्ष्य नहीं था, ऐसा बच्चन जी का मानना है। किंतु जो रीतिकालीन कवि थे वो सचेत रूप से कविता लिख रहे थे। उन्होंने अपने को धर्म से लगभग मुक्त कर लिया था, वो किसी भी धर्म से बंधे हुए नहीं थे। व्यंग्यार्थ कौमुदी में पहले लक्ष्य है और बाद में लक्षण। लक्ष्य अंश मूल नया प्रयोग कहा जा सकता है जो परिपाटी विरुद्ध है। लक्षण अंश वृत्ति। शुक्ल जी के विरोध में मत व्यक्त करते समय उन्हें कई बार पढ़ लेना चाहिए, ऐसा बच्चन जी का कहना है कि शुक्ल जी के विरोध में अगर कोई भी हम अपना मत दे रहे हैं, विचार रख रहे हैं, तो हमें पहले उनको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। इनकी प्रखर प्रतिभा ने मानो पद्माकर की प्रतिभा के साथ साथ रीतिबद्ध काव्य कला को पूर्णता पर पहुंचाकर छोड़ दिया। प्रताप शाही के लिए उन्होंने, बच्चन जी ने कथन प्रताप शाही के लिए कहा है, तो ये ध्यान रखना है। इनकी
इनकी प्रखर प्रतिभा ने, मानो इनकी यानी कि शुक्ल जी की बात हो रही है, शुक्ल जी की प्रखर प्रतिभा की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट, अच्छा ये प्रताप शाही के लिए कहा है, एक मिनट, ये शुक्ल जी का अलग है, सॉरी भाई, और ये इनका प्रताप शाही के लिए कहा है, अभी तो हमने पढ़ा है ना, मेरा ध्यान एक मिनट के लिए कहीं चला गया था। चलें, प्रताप शाही के लिए उन्होंने एक कथन कहा है, तो उसको याद रखना है। छंदों में ना कहीं फालतू शब्द है और ना दूरारूढ़ कल्पना, वाक्य विन्यास में इतनी सफाई बहुत ही कम कवियों में मिलेगी। शुक्ल जी इनको पद्माकर के समकक्ष बड़ा कवि मानते हैं, ठीक है। छंदों में ना तो कहीं पर फालतू शब्द है और ना ही दूर आरूढ़ कल्पना है, वाक्य विन्यास में भी इनकी सफाई बहुत ही कम कवियों में मिलेगी इतनी सफाई। शुक्ल जी इनको पद्माकर के समकक्ष बड़ा कवि मानते हैं, किसको? प्रताप शाही को। राजसभा में बड़प्पन पाने के लिए कुछ ना कुछ पंडिताई जरूरी थी, कविता ना सही, रीति ग्रंथ ही सही, असफल कवि आलोचक बन जाता है ना, असफल कवि जो होता है वो आलोचक बन जाता है, ऐसा बच्चन जी कहते हैं। ये छोटे छोटे कथन भी पूछे जा सकते हैं बीच बीच में से, तो थोड़ा इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नहीं भी नोट करना है आपको, इतनी मेहनत नहीं करनी है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इनकी PDF दे दूंगी मैं, ठीक है। मतीराम का वीरता वर्णन का दस्तूर निभाता है। मतीराम ने जो वीरता वर्णन किया है वो वीरता वर्णन का दस्तूर निभाता है, ना शब्दों में जान है और ना ही अर्थ में सच्चाई, वह शुद्ध प्रशस्ति वाचन है। केवल जो जिसके लिए उन्होंने वीरता का वर्णन किया है केवल उसकी प्रशंसा है और कुछ भी नहीं है। जब हिंदी काव्य नायिका भेद और नक्सिक वर्णन में लगा हुआ था, तब भूषण ने इतिहास की उस प्राणवान धारा को पहचाना जो औरंगजेबी अत्याचार के विरुद्ध बह रही थी, ठीक है। तो आप जानते हैं जो भूषण थे वो रीतिकालीन कवि तो हैं, लेकिन उन्होंने उस समय पर रीति ग्रंथ नहीं लिखे थे, उन्होंने बिल्कुल अलग से ही राष्ट्रीय ग्रंथ लिखे थे, एक वीर रस के ग्रंथ उन्होंने लिखे थे, जिस समय सब श्रृंगारिक में लगे हुए थे। भूषण ने यदि इसे शिवजी के सामने 52 बार पढ़ा हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। युद्ध वर्णन की अपेक्षा वे युद्ध वर्णन की तैयारी का वर्णन अधिक करते हैं, ठीक है। भूषण ने यदि इसे शिवाजी के सामने 52 बार पढ़ा हो, है ना, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। युद्ध वर्णन की अपेक्षा वे युद्ध वर्णन की तैयारी का वर्णन अधिक करते हैं। अतिशयोक्ति मूलक वर्णन, चाहे वह वीरता का हो या श्रृंगार का, कवियों का हो या फिर युग धर्म का, कवियों का युग धर्म था। वर्णन की प्रणाली पारंपरिक और वीर गाथाओं के मेल से है। वर्णन की जो प्रणाली चल रही थी वो पारंपरिक और वीर गाथाओं के मेल से है, इसी को प्रौढ़ोक्ति सिद्धि भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। जहाँ कहीं औरंगजेब और उसके मुसाहिबों का प्रसंग आया है वहाँ कवि खड़ी बोली की छौंक डाल देता है, ठीक है। जहाँ कहीं उनको कुछ ना कुछ औरंगजेब या मुसाहिबों का कोई प्रसंग आता है तो क्या करता है कवि खड़ी बोली की छौंक डाल देता है उसमें। शिवाजी की बढ़ाई और हमारी लघुताई क्यों, कहत गरव परिवे को पात सहा गर जाइए, ये भूषण जी की पंक्ति है, तो उन्हीं के लिए बोला गया है। प्रगल्भ कवि तथा आचार्य थे। देव और बिहारी को लेकर कवि एक को और कवि दूसरे को बड़ा सिद्ध करने का जो आंदोलन खड़ा किया गया वह यूँ ही नहीं था। देव और बिहारी को लेकर के देव बड़ा या बिहारी बड़ा, इस बात पर भी विवाद चल रहा था। उनकी कविताओं में स्वच्छंदता की जो प्रवृत्ति मिलती है वह उन्हें घनानंद के निकट लाकर खड़ा कर देती है। ये देव के बारे में कथन कहा गया है। देव का महत्व आचार्य होने में नहीं बल्कि श्रेष्ठ कवि होने में है। देव का महत्व आचार्य होने में नहीं है बल्कि श्रेष्ठ कवि होने में है। जहाँ तहाँ उनमें जो पेचीले मजमून दिखाई पड़ते हैं वे उनके आचार्यत्व के फल हैं। ये देव मादक सौंदर्य के कवि हैं। तो ये देव के बारे में, देव को मादक सौंदर्य का कवि कहा गया है बच्चन जी के द्वारा। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। उसमें रूप, रस, गंध, रंग और अभिजात्य का अद्भुत मेल है। किसमें? देव की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ना तो मतीराम का संयम है और ना ही बिहारी का क्लासिकल रूप, ये देव के लिए कहा गया है। भक्तों और संतों का प्रेम ईश्वर के प्रति था, ठीक है। भक्तों और संतों का जो प्रेम था वो ईश्वर के प्रति था। जो तो रीतिकालीन कवियों का प्रेम मनुष्य का मनुष्य के प्रति यानी स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति था, ठीक है। मनुष्य का मनुष्य के प्रति प्रेम था और भक्तों और संतों का प्रेम जो था वो ईश्वर के प्रति था। ये कवि प्रेम को ईश्वरीय धरातल से उतारकर मानवीय धरातल पर ले आए हैं, ठीक है। पहले जो प्रेम था भक्ति काल में, आप जानते हो भक्ति काल का जो प्रेम था वो ईश्वर को पाने की चाह थी और इनमें ऐसा नहीं था।
स्वच्छंद काव्यों में प्रेम की साधना बड़ी ही कठिन बताई गई है, तलवार की धार पर दौड़ने की तरह। देव भी कहते हैं, प्रेम तो कहत ठाकुर ना ऐठो सुन, बैठो गड़ी गहीरे तऊ पैठो प्रेम सर में। ठीक है, ये ऐसा देव भी बोलते हैं कि प्रेम तो कहत ठाकुर ना ऐठो सुन, बैठो गड़ी गहीरे तो पैठो प्रेम सर में। शास्त्र में केशव की तरह क्लासिकल है, तो काव्य में बहुत कुछ घनानंद की तरह स्वच्छंद भी है। ये भी देव के बारे में ही कथन है इनका। शास्त्र में केशव की तरह क्लासिकल हैं कौन? देव। और काव्य में बहुत कुछ घनानंद की तरह स्वच्छंद है। बिहारी का जो प्रेम है वो क्रीडात्मक है, तो देव का आवेगात्मक प्रेम इन्होंने बताया है। फाग उनका सबसे प्रिय त्योहार है, ये पद्माकर के बारे में कहा है। शिशिर के पाला के विरोध में मसाला जुटाने में जो पद्माकर हैं वो किसी से 19 नहीं बल्कि 20 ही होंगे। पद्माकर की भाषा में बुंदेलखंडी रंग और मैदानी नदी का प्रवाह है। ठीक है, पद्माकर की जो भाषा है उसमें बुंदेलखंडी रंग और मैदानी नदी का प्रवाह है। सामंती जीवन की जितनी विशेषताएं और वैविध्य बिहारी के काव्य में मिलते हैं उतने किसी अन्य की रचनाओं में नहीं मिलते। सत्सई में प्रेम का क्रीडात्मक रूप और श्रृंगार का संयोग पक्ष अत्यंत समारोह पूर्वक चित्रित किया गया है। बिहारी ऐसे अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति है। ये बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है ये। ठीक है, जो पूछा जाता है कि ऐसे कौन से कवि हैं, 4 नाम आपको दे देगा कि कौन सा कवि है जिसके अंदर या जिनमें ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो ये बिहारी जी हैं, ऐसा भी पूछा जाता है। और किसने ये कथन कहा है, तो ये भी पूछा जा सकता है। बिहारी के लिए जो प्रेम है वो चौगान का खेल है ना। ऐसा बच्चन जी कहते हैं कि जो बिहारी हैं वो प्रेम को चौगान का खेल समझते हैं। न तथाकथित मर्यादा के बांध में उनका जीवन प्रवाह बांधने वाला था और न रीति के बांध में उनकी कविता। जो कुछ उनके जीवन में है वही रचनात्मक स्तर पर कविता में है। वे मन के राजा थे। ये घनानंद के लिए इन्होंने कहा है। ठीक है, घनानंद के लिए कहा है, थोड़ा ध्यान रखना अच्छे से। घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं, है ना। प्रेम की यातना के कवि इन्होंने बताया है। रूप का निरखना एक बात है, निखरना एक बात है ना। निखरना है यहाँ पर, है ना, ख पहले आ जाएगा और बाद में। निखरना एक बात है और देखने पर हर बार नया लगना दूसरी बात है। ठीक है, रूप का निखरना एक बात होती है और अगर हम उसको देखते हैं किसी को और हमें हर बार उसका जो रूप है अलग लगे, बिल्कुल नया लगे, तो वो एक दूसरी बात होती है ना। ये थोड़ा सा बड़ा कथन है लेकिन ज़रूरी भी है, इम्पोर्टेंट है। यदि बिहारी, देव और घनानंद के अप्रस्तुतों को एक साथ रख दिया जाए तो कवियों की अपनी विशेषताओं के साथ तत्कालीन युग का अंतर विरोध भी स्पष्ट हो जाता है। बिहारी ने मन की स्थिति को उजागर करने के लिए तुरंग, मृग, मस्त, हाथी आदि अप्रस्तुतों को चुना है, तो देव ने इसी काम के लिए मधुमक्खी, जाल का मीन, पिंजरा की चिड़ी आदि को चुना है। मीन, चालक, चकोर ये घनानंद के यहाँ भी मिलते हैं, पर उनका मन तो न्यारे मीन और चकोर चंदहीन है। तुलसी का चातक दृष्टांतात्मक है, तो घनानंद का रचनात्मक है और संवेदनात्मक। बिहारी के अप्रस्तुत सामंती दबदबा व्यक्त करते हैं, देव के उसकी जकड़ और घनानंद के तजन्य वेदना। ये थोड़ा सा एक बार इसको आप पढ़ लेंगे तो थोड़ा बहुत याद आ जाता है जब हम पेपर देते हैं तो। ठीक है, वे कलम ही नहीं मांझते थे, तलवार भी भांजते थे। ठीक है, वे कलम ही नहीं मांझते थे, तलवार भी भांजते थे। वे उमंगी और महामौजियों के महाराज थे। यह तो इस कविता से ही सिद्ध है, ये ठाकुर के बारे में कहा गया है। हिंदी की उर्दू शैली की कविता की शुरुआत रीतिकाल में हुई, पर उस समय हिंदी कविता ब्रज भाषा में लिखी जा रही थी, तो उर्दू कविता खड़ी बोली में लिखी जा रही थी। मीर विचारधारा में कबीर के निकट हैं, तो भाषा की मिठास में सूर के निकट हैं। मीर के बारे में कहा गया है। आगे चलते हैं। हिंदी के सूफी कवि भी इतने असांप्रदायिक नहीं थे जितने कि मीर थे। हिंदी के जो सूफी कवि थे वो इतने असांप्रदायिक नहीं थे जितने मीर थे। इस अर्थ में मीर जायसी और कुतुबन के आगे थे। वे लोग इस्लाम के घेरे को नहीं तोड़ सके थे, जबकि मीर ने उसको तोड़ दिया था। कबीर झपट्टा मार चोट करते हैं, तो मीर खिजा खिजा कर, रुला रुला कर मारते हैं। ठीक है, कबीर झपट्टा मार चोट करते हैं, तो मीर कैसे मारते हैं? खिजा खिजा कर और रुला रुला। भारतेंदु युग, अब हम पढ़ते हैं भारतेंदु युग के बारे में। जो भी कथन है इम्पोर्टेंट वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला कथन यहाँ पर आता है कि जिस तरह भक्ति आंदोलन के बारे में प्रश्न उठाया जाता है कि यदि मुसलमान ना आए होते तो भक्ति आंदोलन की लहर ना उठती, उसी प्रकार कहा जाता है कि यदि अंग्रेज नहीं आए होते
तो आधुनिक काल भी नहीं आता, ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत उसे आना ही था। ठीक है, तो आप जानते हैं जो मुगल हैं, ऐसा शुक्ल जी का भी कहना था कि यदि मुसलमान नहीं आए थे होते या मुसलमानों के आक्रमण उस समय नहीं हुए होते तो भक्ति काल नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा ही अंग्रेज नहीं आए होते तो आधुनिक काल नहीं आता, ऐसा बच्चन जी कहते हैं। आगे देखते हैं ग्रियर्सन। ग्रियर्सन के बारे में कहते हैं, ग्रियर्सन खड़ी बोली को हिंदी किसी की मातृभाषा नहीं स्वीकार करता है। जो ग्रियर्सन है वो खड़ी बोली को किसी की मातृभाषा नहीं स्वीकार करता। ग्रियर्सन का मानस भी तो उपनिवेशवादियों का ही मानस था। मानस का मतलब है कि मन। जो ग्रियर्सन थे, अब जानते हैं वो भी एक अंग्रेजी थे, यूरोप निवासी थे, लेकिन उन्होंने हिंदी के लिए बहुत कुछ किया, यानी कि हमारे हिंदी साहित्य में उन्हें बहुत इंटरेस्ट था, है ना। उन्होंने ग्रंथ भी लिखा था मॉडर्न वर्नाक्यूलर, है ना, और उपनिवेशवादियों का ही मानस था उसका भी, लेकिन उसे इतना तो मालूम था कि भाषा का आविष्कार नहीं होता, कोई बोली ही विकसित होकर के भाषा का रूप धारण करती है। ये भी बच्चन जी का कथन है, तो थोड़ा याद रख लेना। ग्रियर्सन के बारे में ऐसा कुछ बोलते हैं। लल्लू लाल जी के प्रेम सागर की भाषा कथा वार्ता के अनुरूप है। लल्लू लाल जी ने, आप जानते हैं, एक ग्रंथ लिखा था प्रेम सागर। इसकी भाषा कथा वार्ता के अनुरूप है। इसके शब्द रूप अनिश्चित हैं, भाषा ब्रजी रंजित है, शैली पंडिताऊ है। सदल मिश्र का जो नासिकेतोपाख्यान है उस पर भी ब्रजी और भोजपुरी का प्रभाव है, किंतु सीधे संस्कृत से अनुदित होने के कारण हिंदी की प्रकृति के अनुरूप है। ठीक है, ऐसा इनके बारे में कहा गया है। आप जानते हैं सदल मिश्र और ये सभी, इन्होंने गद्य के आविर्भाव में इनकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भूमिका रही है, योगदान रहा है इन लोगों का। चंद छंद वर्णन की महिमा, ये गंग कवि का क्या है, ग्रंथ है। और आप जानते हैं जो गंग कवि थे वो अकबर के दरबार में रहते थे, है ना, तो अकबर कालीन मानी जाती है। वस्तुतः यह एक जाली ग्रंथ है ना, ये जाली ग्रंथ बता रहे हैं, इसको ध्यान देना। यह पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए लिखा गया था। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को भी काफ़ी लोगों ने प्रमाणिक भी माना है, अप्रमाणिक भी माना है, अर्ध प्रमाणिक भी माना है। ठीक है, तो ये पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए लिखा गया था। अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, ये पार्ट 2 है अभी, है ना, एक और इसमें से पार्ट निकलेगा। अभी हमारे कुछ रह जाएंगे इसमें, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती है, तो इसलिए एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं भूमिका आदिकाल का, भक्तिकाल का। उनको आपने नहीं देखा है तो उसकी जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, उसको आप जरूर देख लेना। ठीक है, अभी 2 दिन पहले ही डाला था, 2-3 दिन पहले। खड़ी बोली गद्य फोर्ट विलियम कॉलेज का चमत्कार नहीं है। जो खड़ी बोली गद्य है वो फोर्ट विलियम कॉलेज का चमत्कार नहीं है, बल्कि इसकी परंपरा पहले से चली आ रही है। ये भी किसका कथन है, बच्चन जी कहते हैं। सच तो यह है कि आरंभिक हिंदी को रूप देने का श्रेय इन 4 गद्यकारों को जाता है, सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खान, सदल मिश्र और लल्लू जी लाल। ठीक है, राजा यानी कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की बात हो रही है। उन्होंने उस विरोधी परिस्थिति में हिंदी की रक्षा का जो प्रयास किया था वह इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा, यानी कि उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी की रक्षा के लिए काफ़ी योगदान दिया था, यानी कि हिंदी को कहीं ना कहीं एक जो स्थिति में आज है उसमें लाने का प्रयास उन्होंने भी किया था। लगता है कि शुक्ल जी ने काल चक्र देखा ही नहीं था। यह पुस्तक नहीं है बल्कि विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं के कालांकन की सूची है। काल चक्र आप जानते हैं, जो भारतेंदु जी हैं उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी काल चक्र। ठीक है, भारतेंदु जी ने लिखी थी ये, और उन्होंने उसमें कहा भी था कि हिंदी नई चाल में डली, है ना, हिंदी नई चाल में डली, और काल चक्र देखा नहीं था शुक्ल जी ने, ऐसा बच्चन जी कह रही हैं। यह पुस्तक नहीं है बल्कि विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं के कालांकन की सूची है। भारतेंदु ने हिंदी नए चाल में ढली लिखा है, ना कि हिंदी नई चाल में ढली। ठीक है, नए चाल में ढली, ये थोड़ा सा नई और नए का अंतर है, यहाँ पर देख लेना ध्यान से। चंद्रिका का प्रकाशन वर्ष 1874 है, 1873 नहीं है। ठीक है, 1873 नहीं है, 1874 है। ये शुक्ल जी के बारे में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बोलते हैं कि शुक्ल जी ने कालचक्र अगर देखा होता तो उनको इन सब चीज़ों का थोड़ा सा पता होता, है ना। अतः भारतेंदु की दृष्टि में हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन वर्ष ही हिंदी के नए रूप में डलने का वर्ष है। भारतेंदु तथा उनके मंडल के लेखकों की भाषा में जो सजीवता, स्वच्छंदता और उमंग पाई जाती है वह पूर्ववर्ती गद्य लेखकों में नहीं मिलती है। हिंदी निबंधों को ठेठ हिंदी का ठाठ कहा जा सकता है। ठेठ हिंदी का ठाठ निबंधों को किसने कहा है, तो ये बच्चन सिंह का कहना है। आगे है भारतेंदु की सहानुभूति केशव के साथ थी। ठीक है, भारतेंदु की सहानुभूति केशव के साथ थी।
भारतेंदु की सहानुभूति केशव के साथ थी। वे सभी धर्मों और संस्कृतियों के मेल जोल से राष्ट्रीय जागरण और एकता पैदा करना चाहते थे। भट्ट जी यानी कि बालकृष्ण भट्ट की बात हो रही है। भट्ट जी और प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के सबसे अधिक चमत्कार नक्षत्र थे। ठीक है, बच्चन सिंह ने इन दोनों को सबसे अधिक चमत्कार बताया है, तो ध्यान रखना अच्छे से। भट्ट जी ने यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी ने 1872 ईस्वी में हिंदी प्रदीप का संपादन आरंभ किया था। प्रत्येक प्रकार की कठिनाई झेलते हुए भी वे इसे 33 वर्षों तक निकालते रहे। पत्र के मुख पृष्ठ पर छपा रहता था, शुभ सरस देश सने पूरित प्रकट है आनंद भरे। ठीक है, शुभ सरस देश सने पूरित प्रकट है आनंद भरे। ये पंक्तियां वैसे भी इंपॉर्टेंट हैं, पूछ ली जाए कहीं तो ये किस पर लिखा रहता था? पत्र के मुख पृष्ठ पर यानी कि फर्स्ट पेज पर लिखा रहता था। और हिंदी प्रदीप जो पत्रिका थी उसमें वे एक और व्यंग्य विनोदपूर्ण निबंध लिखते थे तो दूसरी ओर विचार प्रधान मनोवैज्ञानिक निबंध लिखते थे। ठीक है, कौन? भट्ट जी। आगे यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र में गांव की सरलता और मस्ती थी। वे पूरे तौर पर स्वच्छंद थे। भारतेंदु के प्रति उनके मन में अत्यधिक उदार था। ठीक है, तो प्रताप नारायण मिश्र का तो आप जानते ही हैं, उन्होंने इस तरह के निबंध रखे थे अपने देहाती शब्दों का, देहाती वाक्यों का और लोकोक्ति का, मुहावरे का, इन सब चीज़ों का अपने जो रचनाएं थी उनमें बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रयोग किया था। और आप जानते हैं उनके निबंध तो आँख, नाक, भौं इस तरह के उन्होंने निबंध रखे थे, है ना। खड़ी बोली में जो पहला हिंदी नाटक लिखा गया था वह राजा लक्ष्मण सिंह का शकुंतला नाटक है, जो 1863 ईस्वी में लिखा गया था। यह दुखांत न होकर सुखांत ठहरता है। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। भारतेंदु का सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण नाटक है वो अंधेर नगरी बताया जा रहा है। किसके द्वारा? बच्चन जी के द्वारा। यदि भारत दुर्दशा पहला राजनीतिक नाटक है तो अंधेर नगरी पहला आधुनिक नाटक है। ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा सा दोबारा देख लीजिए, ये क्या कह रहा है? वह राजा लक्ष्मण सिंह का यहाँ शकुंतला नाटक की बात हो रही है। ठीक है, यह दुखांत न होकर सुखांत ठहरता है हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। भारतेंदु का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी है। एक सेकंड, यदि भारत दुर्दशा, ये भारत दुर्दशा की ही बात हो रही है बेटा, है ना, ये भारत दुर्दशा की ही बात हो रही है। थोड़ा सा यहाँ शायद मिसप्रिंट रह गया। भारत दुर्दशा को हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक माना गया है। ठीक है, राजनीतिक नाटक। अगर वैसे हम बात करें कि हिंदी का पहला नाटक कौन सा माना जाता है तो वो नहुस को माना जाता है, जो कि भारतेंदु जी के पिता ने लिखा था। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक नाटक की बात हो रही है तो भारत दुर्दशा को माना जाता है। ठीक है, यदि भारत दुर्दशा पहला राजनीतिक नाटक है तो अंधेर नगरी पहला आधुनिक नाटक है। भारत दुर्दशा का रूप बिंब है क्रूर, आधा किस्तानी आधा मुसलमानी, हाथ में नंगी तलवार लिए हुए। प्रेमचंद के आदर्शों उन्मुख यथार्थ की गंगा की गोमुखी यही है। कौन सा? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास आप जानते हैं 1882 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। और ये है किसका? तो ये लाला श्रीनिवास दास जी का है। और कहते हैं कि प्रेमचंद ने जो अपने उपन्यास वगैरह जो लिखे थे, आदर्श उन्मुख यथार्थवाद जो उनका रहा है उनके विषय में, तो ये गंगा, इस गंगा की गोमुखी कौन सी है? तो परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु से इन्होंने काफ़ी कुछ प्रेरणा ली है। वास्तविक आलोचना का शुभारंभ या समारंभ बालकृष्ण भट्ट के निबंधों से होता है। भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक बताए गए हैं। किसके द्वारा? बच्चन जी के द्वारा। और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना, पहली आलोचनाएं 1886 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर किसका है? तो ये भी लाला श्रीनिवास दास जी का है। भट्ट जी का दृष्टिकोण आधुनिक है तो प्रेम घन का पुरातन और पिटा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है सारे ही। फिर भी उनकी दृष्टि समसामयिक विषयों पर अधिक जमी है। एक प्रकार से वे भारतेंदु के अनुकर्ता थे। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। इसका एक और पार्ट अगर आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दिया करो भाई, है ना। एक पहला पार्ट आप देख लेना, मैं उसकी कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूँगी उस वाली वीडियो की। ठीक है, उसको भी देख लेना और इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। ये याद करना बहुत ज़रूरी है, आप कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो। धन्यवाद।